साधन और साध्य, ये दो शब्द आपको और समझा देते हैं आज। बहुत आप लोग पढ़ते होंगे साधन और साध्य। सौम्या। साधन और साध्य इसका मतलब क्या होता है? हिंदी भी है 100 नंबर का, साधना है उसको भी। जब सधेगी तभी साध्य होगा, साधेंगे तभी। और साधेंगे कैसे? जब साधन होगा। साधन और साध्य तो समझ लेना। साक्ष्य जो है वो साधन है कि साक्ष्य का जो परिणाम है, साक्ष्य का जो परिणाम है वो साध्य, यानी कि साक्ष्य का जो परिणाम है वो सीधी भाषा में सबूत है। आपके पढ़ाई का जो साधन है उसका साध्य क्या होगा? रिजल्ट होगा। पढ़ाई के साक्ष्य तो सभी को दिख रहे हैं कि ये भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा, वो भी पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं ना, सब तैयारी कर रहे हैं। साक्ष्य तो सबके पढ़ने के मिल रहे हैं। कोई उस कोचिंग में बैठा, कोई उस कोचिंग में बैठा, कोई उस कोचिंग में बैठा है। साक्ष्य तो सबके ना, कोई ऑनलाइन है कोई ऑफलाइन है। साक्ष्य तो सबके है ना। लेकिन साध्य और सबूत कब मिलेगी कि ये इसने अच्छे से पढ़ा था या मक्कारी किया था? मक्कारी इन द सेंस बटरगश्ती किया था। तो वो सब तो साध्य और साधन और साध्य। तो साधन क्या है? साक्ष्य। और सबूत क्या है? साध्य। यानी कि आपके साक्ष्य का परिणाम जो होता है वो सबूत। फिर एक आप लोग पढ़ते हो वर्ड टेस्टिमोनी, पढ़ते हो ना? उसको परिसाक्ष्य बोला जाता है। इससे क्या मतलब होता है? टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी इज बेसिकली ओरल एविडेंस होता है, मौखिक साक्ष्य होता है। और ये मौखिक साक्ष्य जो होता है टेस्टिमोनी, ये शपथ लेके किया जाता है। टेस्टिमोनी, ये शपथ लेकर जो साक्षी जाके गवाही देता है मौखिक, उसको टेस्टिमोनी परिसाक्ष्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपको अब दिमाग में क्लियर कर लेने चाहिए। ठीक है, अब आइए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जो प्लीडिंग होता है क्या वो एविडेंस होता है? प्लीडिंग इज अ एविडेंस और नॉट? प्लीडिंग, अभिवचन क्या साक्ष्य होता है? अभिवचन साक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, अभिवचन प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब अपनी बात कहना, क्या वो साक्ष्य होता है? वो साक्ष्य नहीं। फिर दूसरी बात, टेप रिकॉर्ड। आज हम बोले थे ना कल की आपको शुरू में टेप रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ लॉज जो है। टेप रिकॉर्ड को कैसा साक्ष्य माना जाता है पहले तो ये बताओ। पहला कौन सा है? डॉक्यूमेंट्री है, ओरल है, या साइंटिफिक है? डॉक्यूमेंट्री है। अब अगर हम आपसे कहें कि डॉक्यूमेंट्री में इसको आप कहाँ पे रखोगे? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जब आप डिफिनेशन पढ़ते हो तो उसमें क्या है? किसी पदार्थ पर है टेप रिकॉर्ड। हाँ, किसमें रखोगे? कहाँ से इसको साबित किया जाता है? तो है तो इलेक्ट्रॉनिक, है ना, टेप रिकॉर्ड। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। और इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ हम लोग पढ़े थे ना। तो ये बेसिकली फोटोग्राफ के तहत डॉक्यूमेंट्स में जाता है, फोटोग्राफ के तहत। ठीक है,
चलिए, दूसरी बात यह है कि क्या टेप रिकॉर्ड का जो साक्ष्य है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है? क्या इसके साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती है? हो सकती, इसीलिए कहा गया कि टेप रिकॉर्ड के जो साक्ष्य होते हैं उन जैसे ही आपको मिले वैसे ही उनको सील करिए और सील करके न्यायालय को भेज दीजिए। उसमें जरा भी इधर उधर अगर आपने किया तो हो सकता है कि वो उसमें इरेजिंग हो जाए, वॉइस चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो तुकाराम एस दिघाले बनाम मानिक राव शिवाजी कोकाटे कोकाटे तुकाराम एस दिघाले, तुकाराम एस दिघाले वर्सेस मानिकराव शिवाजी कोकाटे। कोकाटे, इसमें यह कहा गया था कि जो चुनाव में भाषण होता है, भाषणबाजी जो होती है, उसको भी टेप रिकॉर्ड को दस्तावेज माना, यानी कि निर्वाचन में जो आपकी बातों को टेप किया जाता है वो भी अभिलेखी साक्ष्य में यानी दस्तावेजी साक्ष्य में माना जाता है। ठीक है। फिर ये क्या मानसिक, भौतिक, वैज्ञानिक, किस साक्ष्य में इसको ट्रांसफर करोगे? भौतिक साक्ष्य में, मानसिक साक्ष्य में, या वैज्ञानिक साक्ष्य में? फिजिकल में जाएगा, ये भौतिक साक्ष्य में जाएगा। ठीक है। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई भी ऐसे नियम कानून नहीं है जहां पे टेप रिकॉर्ड को न्यायालय में ग्रहण किए जाने को निषिद्ध करता हो, यानी कि प्रोहिबिटेड करता हो। कहीं पर भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। और फिर एक मसला ये आता है कि क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध सक्षम साक्षी नहीं हो सकता। तो अगर आप टेप रिकॉर्ड किसी बात को कर रहे हो तो उस व्यक्ति की मर्जी के बिना कर रहे हो, तो आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, और फिर आर्टिकल 20 सब क्लास 3, मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे बात चल रही है, किसी व्यक्ति ने टेप लगा दिया, माइक यहाँ रख दिया और टेप रिकॉर्ड कहीं और रख दिया, सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, तो क्या वो उल्लंघन माना जाएगा आर्टिकल 20 सब क्लास 3 का और आर्टिकल 21 का? क्या वो वायलेशन होगा? नहीं होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये कहा गया है साक्ष्य अधिनियम में कि आपको साक्ष्य कैसे भी मिल रहे हैं, अच्छाई से मिल रहा है, बुराई से इन द सेंस कि चोरी छिपे भी अगर मिल रहे हैं तो भी वो एडमिसिबल होंगे। ठीक है। तो ये बात याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की चोरी से कोई बात रिकॉर्ड कर लेता है तो वो भी एडमिसिबल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कि नैतिकता का प्रश्न है, आपने कैसे कर लिया है, साक्ष्य होने जाएगा। ठीक है। इसमें एक जो ये था कि क्या ये रेस जेस्टे के अंतर्गत आएगा? क्या टेप रिकॉर्ड किया गया मैटर रेस जेस्टे के अंतर्गत आएगा? अब आपकी परीक्षा है, अब बताओ आप। क्या रेस जेस्टे का भाग होगा? मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करना चाह रहा है, जैसे कभी सुना होगा आपने कि कुछ लोग टेप लगा के बातचीत किया करते थे, फिल्मों में देखा होगा ना, उधर टेप रिकॉर्ड चलता रहता है और उधर बातचीत शुरू रहती है। तो जितना उस दौरान होगा, किस दौरान, अब वो घटना
के प्रारंभ की बात हो या घटना के बाद की बात हो, पश्चात की, तो वो टेप रिकॉर्डिंग जो है वो पार्ट ऑफ रजिस्टर ही होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ रजिस्टर ही होता है। ये कहाँ पे कहा गया था कि टेप रिकॉर्ड जो है वो दस्तावेजी साक्ष्य है। ये एम्परर बनाम तुरी बाबू का एक केस था, उसमें कहा गया था। एम्परर बनाम तुरी बाबू का केस था, उसमें ये कहा गया था कि टेप रिकॉर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ठीक है, टेप रिकॉर्ड इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेज दैट, नहीं नहीं सॉरी, रामा रेड्डी बनाम, रामा रेड्डी बनाम वीवी गिरी, रामा रेड्डी बनाम गिरी, वीवी गिरी के केस में कहा गया था। फिर इसके बाद कई केसों में कहा गया। वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी कौन थे? हाँ, राष्ट्रपति रहे हैं। अच्छा, हाँ होगा। टेप रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री है ना, तो कहना क्या चाहती है? हाँ है टेप रिकॉर्ड। हाँ, टेप रिकॉर्ड दस्तावेजी साक्ष्य होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये कहा जाए कि ये टेप रिकॉर्ड का जो साक्षिक महत्व है ये क्या होता है, टेप रिकॉर्ड का जो एविडेंसरी वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो इसका एविडेंसरी वैल्यू होता है कि न्यायालय के समक्ष साक्षी को दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि करता है, कोरोबोरेटिव होता है। पहला साक्षिक मात्र इसका ये होता है। दूसरा ये होता है कि जो एविडेंस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, उनको रिब्यूट करने के लिए, रिब्यूटेबल यानी खंडन करने के लिए। ठीक है, और तीसरी बात ये होती है कि जो रियलिटी होती है उसको प्रेजेंट करना होता है, यानी सच्चाई को, वास्तविकता को पेश करना। तो ये एविडेंसरी वैल्यू में इसकी तीन बात। ठीक है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ जाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपने ये देखा होगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई है, पता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत कब से हुई है? 211 में? हाँ, लॉकडाउन में? नहीं, उसके पहले भी चलता था। इन कैमरा बोला गया था ना, इन कैमरा। अब हाँ, और ये आपका भारत संचार निगम कब से एक्टिव हुआ है, पता है आपको? भारत संचार निगम लिमिटेड कब से एक्टिव हुआ है? अगर नहीं बता पाओगे तो सब मार खाओगे आज। जीएस का बहुत छोटा सा पार्ट है। बीएसएनएल कब से दुनिया में अस्तित्व में आया, मतलब अस्तित्व में आया दुनिया में, बीएसएनएल? हम्म, नहीं पता? खाली मोबाइल यूज कर रहे हो। टेक, हाँ, टेक्नोलॉजी क्रांति जो है वो 2000 में आया था। ठीक है, और भाई जब कोई चीज नई आती है तो उसको 2-1 साल समझने में लग जाता है कि रिलेवेंसी या उसका सेटअप बनाने में, है ना? तो ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल, डॉक्टर प्रफुल्ल, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल, उस केस में सबसे पहले इसको 2003 में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम डॉक्टर प्रफुल्ल,
ये कहा गया कि बीएनएसएस की धारा, उस वक्त बीएनएसएस नहीं थी, उस वक्त सीआरपीसी थी, 273 और वर्तमान में 308, बीएनएसएस 308, उसके प्रावधानों की भी संतुष्टि करेगा, नहीं उसकी, कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य को अभिलिखित किया जाए। प्रोविजन है ना उसमें कि अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य को क्या कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। तो डॉक्टर प्रफुल्ल वाले केस में इसको डिसाइड कर दिया गया। और इसमें दो तीन बातें होती है कि ये साक्षी की क्या उपस्थिति से बेहतर एविडेंस हो सकता है, साक्षी की उपस्थिति से क्या बेहतर एविडेंस हो सकता है। क्रिकेट मैच टीवी पे देखने से बेहतर ग्राउंड में जाके देख, क्रिकेट मैच ग्राउंड में देखना बेहतर होगा या टीवी पे देखना बेहतर होगा? क्लैरिटी कहां पे होगी यार? क्यों? अगर स्टंपिंग हो गई है तो वहां तो एक ही क्षण में आप देख लिए, अब हुआ कि नहीं हुआ आप पता लगा कि चुरमुरा खा रहे थे या पॉपकॉर्न खा रहे थे। अब वहां पे स्टंपिंग हो गई, चिल्लाने लगे और सब हल्ला मच गया ना, क्या हुआ आप देखें, अब समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे प्लेबैक, सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ गलत हुआ ना, तो उस चीज से ये बेहतर होता है। यानी कि, लेकिन कब? जब आपके संसाधन क्लियर होने चाहिए, विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और वॉइस में ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं साफ सुथरा। इसीलिए हर न्यायालय में क्या बनाया गया, कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया गया ना, कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाया गया है, ताकि वहां पे शांतिपूर्ण माहौल में, जेल से भी आपकी हो सकती। हाँ, बिहाइंड द कैमरा मतलब नहीं नहीं नहीं, वो वहां पे सब कुछ, जैसे हमने कहा कि ये रूम है, हमने बताया ना कि रूम है, अब वो जेल में है, ठीक है, जेल में वो रहेगा और वहां पे एक जो मैनेज करने वाला वो रहेगा, अब वहां पे बाकी और कोई नहीं रहेगा। यहाँ पे उसका वकील भी रहेगा, पेपर लेके बैठा रहेगा, उसका भी वकील रहेगा, वो भी पेपर लेके बैठा रहेगा। तो अब जब वहां पे पूरा रूम आपको दिख रहा है कि यहाँ कोई नहीं है, तो धमकाने का औचित्य कहाँ से आया? और फिर धमकाने का औचित्य तो फिर यहाँ पे भी साक्ष्य में नहीं होता, रास्ते में मिला, कहाँ जा रहे हो कि साक्ष्य देने, दिमाग ठीक है ना आपका? ठीक है, जाइए फिर आप, बस इतना बोल दिया तो क्या हुआ? धमकी तो ही, अब वो जाके वहां पे सोच विचार करता रहा, रास्ते पर पलट गया। होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से तो फिर कहीं पे भी हो सकता है, जेल में कायदे से पहले पीट पाट दियो के तो कैमरा के सामने जा रहा हो, सीधे सीधे रहना है ना। तो ये नहीं होता ऐसा कि, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का थोड़ा से बेहतर रहता है। अब इसकी अगर अब पूछा जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का औचित्य क्या है, व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ जुडिशरी, अगर पूछ दिया जाए तो क्या क्या लिखोगे? दो तीन बातें बस बताओ हमको, क्या क्या इसका? हाँ? हाँ, नहीं कि न्याय में विलंब से और एक्यूज को लाने ले जाने में होने वाली दुर्घटनाएं, संभावित दुर्घटनाएं, जैसे होता ना कभी कभी टेररिस्ट जो है अपने साथियों को छुड़ाने के लिए ब्लास्ट कर दे, तमाम तरह की एक्टिविटीज होती है। और इसका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो साक्ष्य अभिलिखित करने में जो खर्च होगा, वो कौन सहेगा? कौन सहेगा उसको? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है तो डाटा यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैमरा लग रहा है, कैमरामैन आया हुआ या जो भी है, सब सब लगे कि नहीं लगे? तो उसका खर्च कौन वहन करेगा? सरकार का, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। और अगर मान लो विदेश में बैठे हुए किसी एक्यूज्ड से साक्ष्य लेना हो, तब क्या करना? विदेश में बैठे हुए साक्षी से साक्ष्य लेना हो या एक्यूज से साक्ष्य लेना हो तो क्या करेंगे?
तो वहां पे ये कहा गया है कि अब चूंकि भारत का समय और अमेरिका का समय कितना अंतर है, देखो अलग रखे, गलत कर दिया ना, 5.5 घंटे का तुरंत बोल दिया। सवाल यहीं पे ध्यान देना होता कि तुमने पूछा क्या है, 5.5 घंटे का अंतर नहीं होता है, 11-12 घंटे का अंतर होगा, पूरा का पूरा दिन में बदल जाएगा। अभी आप लोगों को ज्योग्राफी जब हम पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे उसमें, क्योंकि हम समझ गए ये 0 है, देखो ठीक है, समझ लेना। आपका कितना है, 23.5 है, 1 डिग्री पे कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। तो 23.5 डिग्री पे कितना अंतर होगा, 23.5 डिग्री पे कितना अंतर होगा, 23.5 नहीं सॉरी, आपका जो टाइम कितना, 82.5, 23.5 तो ये 82.5, 82.5 गुणे 4 कर डालो, और फिर जो आए उसको 60 से भाग दे के 1 घंटे में कन्वर्ट कर लो, ये प्लस होता है, ठीक है। यानी यहां से अगर यहाँ पे 12 AM हुआ होगा, तो यहाँ पे 5:30 AM होगा, और यही चीज उल्टा कर लो, इधर माइनस हो जाएगा। अब अगर न्यूयॉर्क में मान लो, क्योंकि ये भी 90-93 के आसपास है, तो यहाँ पे भी 5.5 घंटे के करीब अंतर आता है, तो ये माइनस होगा। तो अब जब माइनस होगा तो 12 से माइनस होगा, तो वहां पे शाम के 5:30 बजे होंगे, वहां पे शाम के 5:30 बजे होंगे, यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे है। तो अब उसी हिसाब से अंदाजा लगा लो कि जब हम इधर आगे बढ़ेंगे, 10 बजे हमारा जब पोर्ट खुलेगा, तो वो लोग कहाँ आएंगे, बेड पे आएंगे वो, है ना, सोने की दिशा में आ जाए। तो अगर का कॉन्फ्रेंसिंग होना, वहां का न्यायालय खुला हुआ है। तभी मैच देखा होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड कप, तो 12 बजे रात के, 1 बजे रात के यहाँ पे प्रसारित होता है, क्योंकि वहां पे सुबह 9 बजा रहता है, 8 बजा रहता है, देखा है ना कभी। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है, ठीक है। तो 1 मिनट पे 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतराल होता है, ठीक है। पूरब में प्लस होता है, पश्चिम में माइनस होता है। इसी आधार पे आप कहीं का पूरे विश्व का समय निकाल सकते हो, कहीं का, बस आपको देशांतर रेखाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में, इतनी जल्दी नहीं आता समझ में, अच्छे अच्छे इसमें नाचते रहते हैं। हाँ, इसमें अच्छे अच्छे नाचते। अब आइए, डॉगी डॉग डॉग ट्रैकिंग। इस पे केस था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब्दुल रज्जाक नाम का एक व्यक्ति था, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट, ये पूछा भी गया था सवाल, अब्दुल रज्जाक बनाम स्टेट। इसमें बस इतनी बात थी कि भैया, जो खोजी कुत्ता है, डॉग ट्रैकिंग है, इसका साक्ष्य एडमिसिबल तो है, लेकिन वैल्यू उसका, वजन जो है उसका कम। ये अब्दुल रज्जाक के केस में कहा गया था, ठीक है। यानी यूं कह लो कि ये साक्ष्य जो होता है वो क्या होता है, कमजोर प्रकृति का होता है, ठीक है। अब फिर बाबू मकबूल शेख, बाबू मकबूल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में यह कहा गया था कि खोजी कुत्ते का साक्ष्य, अब चूंकि अब्दुल रज्जाक में भी कह दिया गया, इसमें भी ये कहा गया था कि जो खोजी कुत्ते का साक्ष्य है वो क्या है, कमजोर प्रकृति का है या सामान्य प्रकार का है। तो अब जब सामान्य प्रकार का साक्ष्य होता है, तो उसमें उनको कोरोबरेट मतलब संपुष्टि, संपुष्टि मतलब समझ रहे हो ना, पुष्टि संपुष्टि सब वर्ड समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कोरोबरेट का उससे उसका मिलान करना, है ना, कि पुष्टि हो गई। हाँ, फिर मिठाई बंटती है जब पुष्टि हो जाती है, किसकी पुष्टि होती है, हाँ हाँ, रिजल्ट की पुष्टि होती है ना, जब तक आयोग में नहीं लगता
तब तक नहीं होती। बहुत से रिजल्ट आपको मिलते हैं जीवन में, तो वो पुष्टि होती है, कंफर्मेशन जिसको बोलते हो, कंफर्म हो गया, टिकट कंफर्म हो जाता, खुश हो जाते हो, चलो कंफर्म हो गया, तो कंफर्मेशन को पुष्टि बोला जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र। तो इसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे खोजी कुत्ते के जो साक्ष्य होते हैं उनको कोरोबरेट करना जरूरी होता है। ठीक है। अब कोरोबरेट किससे कराया जाएगा भाई, कुत्ते को तो बुलाया नहीं जाएगा, तब हैंडलर को, उसको जो गाइड कर रहा है। ठीक। अगर मान लो, ये पता कैसे होता है, जैसे मान लो हत्या करने वाला तो करके भाग गया ना, वो तो रुका नहीं है। घटनास्थल पे चप्पल, चाकू या स्मेल जो होती है, या कुछ कागज में कुछ चीजें लपेट के फेंक दी गई हैं, वो सब कुत्ते ने दौड़ दौड़ के सब कलेक्ट करवा दिया। क्योंकि अगर वहां दूर पे, कुछ दूर पे कागज पड़ा तो आप क्या सोचोगे, आप सोचो कुछ नहीं। लेकिन वो कुत्ता स्मेल के माध्यम से, क्योंकि हाँ, उसमें भी वो पैर से वो करता है, तो जब ऐसी चीजें होती है विद इन 24 आवर अगर परेड करवा दी जाती है, परेड, क्या परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड, आइडेंटिफिकेशन परेड इन विच सेक्शन, अरे यार नया बोलो, पुराना तो हमको भी याद है। 7, 2 घटा लिया करो अभी फिलहाल, जब जहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जब 9 था तो 7 कर लो, और जो 11 था वो 9 कर लो। ठीक, अभी 2 2 घटा लो। ठीक है। तो उसमें ये था कि जब परेड हुआ तो कुत्तों ने क्या किया, उन्हें अभियुक्तों को पकड़ लिया गया शिनाख्त परेड के माध्यम से। अब यहाँ पे चाकू, चप्पल, जो भी चीजें मिली उनको सब अभियुक्तों से जोड़ ले। चप्पल इसकी है, चाकू ये लिया हुआ था, इसके हाथ से मिला हुआ है, फिंगर से भी ना, तो तुरंत पता चल जाता। इसमें गाड़े लक्ष्मी मंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश का केस था। गाड़े लक्ष्मी मंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। गाड़े लक्ष्मी, खोद के गाड़ देना नहीं बोलते हो, गाड़े लक्ष्मी मंगाराजू बनाम आंध्र प्रदेश वर्सेस आंध्र प्रदेश। यानी इसमें यह कि, हाँ, किसमें, आंध्र, नाम से नहीं पता चल रहा तुमको, वो गलत दिया, कभी कभी हो जाता है नाम। देखो एक चीज और ध्यान देना, अभी बता देना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेटजी आप लोग रखना, कम से कम 5 केस लाज, एक आंध्र प्रदेश का, एक कर्नाटका का, और एक मणिपुर का, और ये 5 केस आप ऐसे राज्यों के रखना याद। ठीक, 5 केस बस। और जब आपको केस ला ना याद आए किसी उसमें, ठीक, लिख के मणिपुर बना, मणिपुर जानना कहेगा। ठीक है। लेकिन लीडिंग केस में ऐसा मत करना, लीडिंग केस में ऐसा नहीं करना, जहां पे आपको लग रहा है कि अपने प्रश्न के वजन को बढ़ाना है, और उतर के वजन को बढ़ाना है, और इसमें केसला पूछा हुआ है, और एग्जैक्ट केसला आपको याद नहीं आ रहा है ना, तो आप, क्योंकि लिखता ना कि वाद के माध्यम से समझाइए, बस अब आप समझा दीजिए उसे वाद के माध्यम से, था या नहीं था उसको भी नहीं पता, एग्जामिनर को भी नहीं पता, सच्चाई ये होती है। तो ये इस्तेमाल करना, ये ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन कब, जब ना आए और आप ब्लैंक छोड़ के आने वाले हो, तो ब्लैंक से बेहतर कुछ नहीं। तो 5 केस याद कर लेना, नहीं ए वर्सेस बी क्या कर दोगे, वो तो उदाहरण हो जाएगा, स्टेशन हो, ए वर्सेस बी नहीं होगा, ए वर्सेस बी कौन था क्या पता है, तो हाँ नहीं ए वर्सेस बी में तो फिर बहुत हो जाए नहीं ना। हाँ, तुमको केस ला पूछ रहा ना आपसे, ए वर्सेस बी थोड़ी पूछ रहा है।
तो अब आपको केस लॉ का नाम लिखना, भले वो उससे ना हो, लिखना। ठीक, ये हो गया आपका। अब आइए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये आपका 2000 आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक, अब एक बात बताइए कि तथ्य जो साक्ष्य नहीं होते, कौन से ऐसे तथ्य हैं जो साक्ष्य नहीं हो सकते, वो कौन कौन से हैं? ऐसे तथ्य जो साक्ष्य नहीं है, पहली बात, सेक्शन 46 से 50 में आप पढ़ते हो, हाँ, आचरण बुरा है अच्छा है, तो बुरे, आपका आचरण बहुत बुरा है तो क्या आपके साक्ष्य भी बुरे होंगे? तो ये तथ्य है। तो ये बुरा कहना किसी व्यक्ति को या उसका आचरण बुरा है कहना, ये साक्ष्य नहीं है। ठीक है, और ना उसका रिलेवेंसी है। ठीक है, जब तक कि वो सदाचारी ना कहा जाए। ठीक है, यानी इस बात का साक्ष्य ना दिया जाए कि वो सदाचारी है, ठीक है, तब तक वो उसके अच्छे बुरे का कोई मतलब। दूसरा, हियरसे एविडेंस, तथ्य तो है लेकिन साक्ष्य नहीं, है ना। हियरसे एविडेंस किस सेक्शन में जाता है, किस सेक्शन में? हियरसे एविडेंस सेक्शन 4 में कैसे जाएगा? पुराना 60 में क्या था, मौखिक, तो हियरसे में सब ओरली में रहते हैं, तो ये किसी उससे बिलोंग नहीं करता, लेकिन इसको ले जाके हम लोग 60 में, पुराने 60 में ही जोड़ते हैं, हियरसे एविडेंस। ठीक है, अब आइए को एक्यूज्ड। को एक्यूज जो कन्फेशन करता है, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके साक्ष्य, तथ्य तो होते हैं लेकिन वो साक्ष्य नहीं होते। पहला, बुरे आचरण वाला व्यक्ति। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति का आचरण बुरा है, ये तथ्य तो है लेकिन साक्ष्य नहीं है। दूसरा, हियरसे एविडेंस, सुनी सुनाई बातों का जो साक्ष्य है वो भी तथ्य तो है लेकिन साक्ष्य नहीं है। और फिर तीसरा, जो को एक्यूज्ड होता है उसके द्वारा किया गया कन्फेशन, वो भी तथ्य तो है लेकिन साक्ष्य। ठीक, ये 3 बातें। चलिए, ये आपका मिसलेनियस वाला पार्ट जो है आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब एक बात और है, इकबाली साक्षी क्या होता है पता है? इकबालिया साक्षी, अप्रूवर का नाम सुना आप लोगों ने? हम्म, अप्रूवर, हाँ, जो अप्रूवर का जो टेस्टिमनी होता है उसको, अप्रूवर को इकबाली साक्षी बोला जाता है। यानी जो एप, हम्म, हाँ, हाँ, अप्रूवर। ठीक, हम्म, हम्म, हाँ, हाँ, और हाँ, तो बिल्कुल लिखा सकता है, बिल्कुल होगा। क्रॉस एफआईआर सुने कि नहीं सुने? क्रॉस एफआईआर कौन लिखाएगा? हाँ, भाई जो मार खाया वो तो लिखा दिया है, फिर जाके क्रॉस कराता है कि कौन कराता? अभियुक्त तो कराएगा, तो दूसरा जनरली नहीं लिखते, लेकिन लिखते भी है, पैसा पा जाते तो लिखते भी है। चलिए, अब हम लोग कल कहाँ पे थे? कल 4 इलस्ट्रेशन याद हो गए, कौन कौन से थे? उसके अंदर एविडेंस के सेक्शन 4 पढ़े थे। 4 जरा हमको बताओ क्या क्या थे शॉर्ट में, जल्दी से बताओ फट से।
हम्म, बस हम कल क्या बताए थे, इसीलिए बोले थे कि तो होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या कहते हैं ना कि द्वार खुलने की होती है। जब द्वार खुल जाता है तो सारा कुछ मिल जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आपसे जब हम पूछे कि चार है तो आपको तुरंत चार बातें मैंने बताई थी, पीट पीट कर वर्ड मिल जाता है तो फिर पूरी कहानी आ जाती है। फिर दूसरे में सरकार के विरुद्ध, तीसरा हम्म, आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब द्वार खुलना सबसे बड़ी जो बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे साथ द्वार खुलने, बच्चों के साथ कि सबके साथ कोई भी पढ़ता है तो उसके साथ ये होता है कि अब इसको जैसे होता है ना कि आप सवाल सुनते हो और आप अवाक रह जाते हो, आता रहता है आपको, लेकिन वो दिमाग से उड़ जाता है। उड़ता है कि नहीं उड़ता है। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि आपने उसको पकड़ के नहीं रखा है। अगर आप पकड़ के रखे होते तो वो कभी ऐसा धोखा आपको नहीं देता। ठीक, चलिए अब आइए सेक्शन 5 में आते हैं हम लोग। अरे नेटवर्क इशू है, आवाज आप लोगों को साफ आ रही है, नेटवर्क इशू दिखा रहा है बार बार। सेक्शन 5 में आइए। अब समझिएगा, चीजें ज्यादातर आप लोग समझ चुके हो, यानी यूं कह लो कि अब आप बड़े हो चुके हो, है ना। अब जब बड़े हो चुके हो तो अपने काम खुद करिए अब। ठीक, अब हम आपको सेक्शन 5 आज ले चलते हैं। और मैंने बताया सेक्शन 5 में कितने इलस्ट्रेशन है, 3। सेक्शन 5 कहता है कि अब देखो, पढ़ो आप, सिर्फ आप पढ़ो अच्छे से। मैं आपको समझा रहा हूं कि फैक्ट विच और occasion cause or effect of fact in issue are relevant fact। वे तथ्य जो विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक और परिणाम, है ना, है। तो अब कल से मैं परसों से आप लोगों को यही तो बता रहा हूं कि प्रसंग, हेतुक और परिणाम, अकेजन, कॉज और इफेक्ट। सेक्शन 5 अब शायद अगर मैं चालूं तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको आर बनाम रिचर्डसन में समझा दिया। अब आर बनाम रिचर्डसन में यहाँ पे कहाँ पे उसको अकेजन, कहाँ पे उसको अवसर मिला, है ना। फिर उसके बाद कहाँ पे उसको अ, हेतुक, अकेजन, कॉज। कॉज क्या था, रिजल्ट क्या था, बाएं हाथ से उसका गला। तीनों बात हो गई ना। अब इसी तरह से इसमें अभी इलस्ट्रेशन में, बुक में मत जाइए आप, डायरेक्ट में मत जाइए, आप ऐसे सोचिए। अभी सचिन ये बोल दे कि साहब सर मेरा पर्स मेरे रूम से चोरी हो गया, या ये बोले कि मेरा पार्टनर मुझसे इतना पैसा छीन लिया, या रास्ते में आ रहा था सर मेरा पैसा किसी ने छीन लिया। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा था या नहीं था, तभी तो पता चले कि छीना भी है कि फर्जी मार रहा है। जैसे एक लड़के ने क्या किया था, ऑनलाइन, वो भी मुरादाबाद का था, बुरा नहीं मानना, ठीक है वो भी मुरादाबाद का था। वो था और उसके साथ एक लड़की आती थी, दोनों तो कहा सर हमको जीएस मेंस करना है, ईसीएसजे का, 2023 बैच का था, मैं कर लो। तो कहा ठीक है सर, हम फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है कर दो। अब उसने किया क्या कि किसी दूसरे को पेमेंट किया था और उसकी स्क्रीनशॉट हमको भेज रहा था, और ऊपर जो था वो एक जगह स्पॉट लगा दिया था। अब अभी हमको नहीं भेजा स्क्रीनशॉट, अब वहां से आया,
कहा सर वो इसे आया घबराया घबराया, कहा सर ये नंबर आपकी कोचिंग का है क्या, ये जो एक भैया आते थे उनसे मेरी बात होती थी, ये मैं आपको पैसा भेज रहा था उनके नंबर पे चला गया है, और उनसे कह दीजिए कि मेरा पैसा वापस कर दे, मैं आपको फीस दे दूं। तो अब वो नंबर जो था वो उस लड़के का था ही नहीं, जब डाले अपने उसमें तो उसका नंबर था ही नहीं। मतलब वो ये अल्टीमेटली हमसे कहलवाना चाह रहा था कि आपके यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमने उनको पेमेंट कर दिया है, आप उनसे ले लीजिएगा। मतलब उसका ये सेंस था अंत में, जबकि वो हमारा स्टूडेंट था ही नहीं उस नंबर वाला, उसको फोन लगा रहे हो, फोन जा ही नहीं रहा। तो कहा सर मेरा तो नुकसान हो गया। हमने कहा इसके लिए आप दोषी हैं, हम नहीं दोषी हैं, आप हमारे नंबर पे किए होते, देख भाल के किए होते। मतलब वो ये दिखाना चाह रहा था कि मैंने सब पे किया, ईमानदारी से किया। फिर स्क्रीनशॉट भी जब देखा, अच्छा बेटा तो हमसे गेम खेल रहे हो, तो उस पे वो जो डेट होती है ना उसको स्क्रैच किया हुआ था। आपको बता रहा था सर कल ही हम पेमेंट किए हैं, कल ही भैया से मिले थे, यहाँ टेस्ट देने आए थे, और वो करे तो भैया के नंबर पे चला गया, उनका नंबर हम लिए तो उसे भी चला गया। मतलब कहानी बनाया था पूरी तरह से, और उसका इतिहास भी है पुराना, था मतलब पुराना इतिहास भी था यहाँ पे। तो हम तो समझ ही गए थे कि ये मक्कारी कर रहा है। तो अब यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर आर रॉब्ड बी द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person or relevant। मतलब समझ में आई कि नहीं ये बात? सीधी सी बात समझ में आ जाना चाहिए आपको। जो कुछ लोग हैं तो महिलाएं होती है ना, बड़ा सोना वोना पहन के खूब जाती है शादी वादी में, और फिर जब कहीं रास्ते में लौटते वक्त 11-12 बजे कहीं किसी ने छीन लिया तो ऐसे चिल्लाती है दहाड़ मार मार के, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई, ये है वो है ना। तो भैया जरूरत क्या थी सब जाके ले जाके दिखाने की, है? अब आप मेले जा रहे हो तो मेले में पैसा तो हर आदमी के पास होगा। अब ये बताओ, नहीं यार मेरे पास इतना रुपया है, अगला कहे अच्छा बेटा तेरे पास इतना रुपया, बताते हैं, ले गए रास्ते में कट्टा सटा के वसूल लिए। या वो नहीं गया, अपने किसी दोस्त को भेज दिया। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अब यहाँ पे कहा कोई हो, हाँ? नहीं यहाँ तो नहीं हो तुम, हाँ? कहाँ थी? मतलब थी ना बाहर? नहीं वो था, मतलब ये मेंटली यहाँ पे नहीं थी ना, तुम ये बताओ। अब बस वही पूछना चाह रहा था। प्रश्न ये कि क्या का ने खा को लूटा? तथ्य सुसंगत है कि लूट के थोड़ी देर पहले खा अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्ति को उसे दिखाया था। हाँ? अवसर क्या मिला? अवसर कहाँ पे था यहाँ पे? लूटने का अवसर कहाँ मिला उसको? मेला जाते वक्त मिला, दिखाते वक्त तो नहीं मिला ना अवसर उसको। कारण क्या था? पैसा दिखाना। ऑफिस में ले जा, थोड़ा बिठा दो उनको। बैठा दो जाकर, पंखा चला तो आ रहे कल दो, पता नहीं कोई झारखंड के कोई जज साहब है, वो आने वाले थे आज, वही तो नहीं है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब दूसरा इलस्ट्रेशन क्या कहता है, बैठा के वो पंखा चला, मैं बैठा दूंगा। द क्वेश्चन इज वेदर अ मर्डर बी मार्क्स ऑन द ground produced by a struggle at the near the place where commit हो गया था। ये इलस्ट्रेशन खासकर सेक्शन 5 का बी। प्रश्न ये है कि क्या का ने खा की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई
या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था के बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य। जैसे अ, एक फिल्म देखी आपने कौन सी, जिसमें वो अक्षय कुमार है? हाँ हाँ, उसमें वो सी दिखाती है कि इनके पीठ पे नाखून के निशान कैसे आए। आए तो इसका मतलब कि इंटीमेट हुए। तो यहाँ पे जमीन पे जो खुदा खादी है, खींचा खाची है ना, इसका मतलब कि यहाँ पे लड़ाई हुई है ना। तो मतलब कि यहाँ पे लड़ाई हुई है। ठीक, बात समझ में आ गई ना। तीसरा देखिए, तीसरा एलस्ट्रेशन। हाँ, अंत में मर्डर, उसका हत्या कर दी ना, परिणाम उसका क्या है? गुत्थम गुत्था क्या है उसका? प्रभाव है उसका, इफेक्ट है। फिर द क्वेश्चन इज वेदर a poison to be the state of B's death health before the symptoms ascribes the poison and habits of B known to A with afford and opportunity for the administration of poison or relevant fact। थोड़ी देर पहले माचिस लेके आप आए और थोड़ी देर बाद आग नजर आ गई। तो आप माचिस लेने गए थे और आग लगी हुई है और आप यहीं पे हैं, तो क्या मतलब है? इसका वही रीजन है कि प्रश्न ये है कि क्या काने ने खा को विष दिया। तो विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व खा के स्वास्थ्य की दशा और का को ज्ञात खा की वे आदतें जिनसे विष देने का अवसर उसे करता था, डाल दिया उसे। मैं जानता था कि ये इतना पीता जरूर है। और पीने के जैसे आप लोग है ना, कि चाय के नाम पे आपको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है ना। ठीक है, यहीं तक रखिए, थोड़ा कोई गेस्ट आए हुए, मिलके हम आते हैं। दो, इसके बाद दोबारा जुड़ेगा आप लोग, ठीक है? 2 मिनट रुक जाइएगा, ज्यादा नहीं। आप लोग क्या करो।